हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू करते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि कंटेजियस इन नेचर है। कहने का मतलब ये एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है। ये जान के आपको बहुत शॉक होगा कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 20th सेंचुरी में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ट्यूबरकुलोसिस की वजह से था। इसी से इसका कंटेजियस नेचर का हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। इसको स्प्रेड करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर थ्रू सामने वाले के इन्फेक्शन से भी आ सकता है और हमारी अगर पर्सनल हाइजीन कम है तो भी आ सकता है। और एक बार ये बॉडी के अंदर आता है तो अगर हमारी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है या फिर हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर एक्ट करना शुरू कर देता है। साथ ही इस इन्फेक्शन की जो दवाई है वो भी कुछ 5 या 7 दिन में काम नहीं करती। इसके दवाई की पूरी डोज हमें 6 से 9 महीने तक कॉन्टिन्यूस लेनी पड़ती है। और इंडिया के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्पेशलाइज्ड ड्रग्स अवेलेबल है जिसे हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, अंडर द कैटेगरी ऑफ डॉट्स। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की। सबसे पहले इसके अंदर हमें कंसिस्टेंट कफ यानी पूरे टाइम खांसी आना। दूसरा, कफ विद ब्लड, हमें कभी कभी खून भी आ सकता है खांसी के साथ। तीसरा, कफ विद स्पूटम, स्पूटम यानी बलगम, हमें खांसी के साथ साथ बलगम आएगा। और ये ध्यान रखना है कि खांसी जो है यानी कफ वो 3 हफ्तों से ज़्यादा परसिस्ट करनी चाहिए, तभी ट्यूबरकुलोसिस का हमें डाउट हो सकता है। अमिताभ बच्चन की एक ऐड भी आती थी बीच में जिसके अंदर वो क्लियरली कहते थे 3 हफ्तों से ज़्यादा खांसी तो ट्यूबरकुलोसिस की जांच है ज़रूरी। इसी वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके या आपके किसी फैमिली मेम्बर को कॉन्टीन्यूसली 3 हफ्तों से ज़्यादा खांसी है, साथ में उन्हें फीवर, चिल्स, राइगर चिल्स जैसी चीज़ें अगर एक्सपीरियंस हो रही हैं तो प्लीज़ आप जाके ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस करवाएं और अगर है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट लें। इसके बाद जो सिम्टम है वो है लॉस ऑफ वेट। इसके अंदर कंसिस्टेंटली जो पेशेंट होता है जिसको एक्सपीरियंस होते हैं सारे सिम्टम्स, उसका वेट धीरे धीरे घटता चले जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसकी भूख कम हो जाती है यानी लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर आम भाषा में से हम टीबी बोलते हैं, ये किसी भी टाइप के डायरेक्ट इन्फेक्शन से फैल सकता है। अगर सामने वाले इंसान को ट्यूबरकुलोसिस है और वो आपके साथ रह रहा है तो आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। या फिर सामने वाले इंसान से अगर आप बात कर रहे हैं, रोज़ बात कर रहे हैं और उसे ट्यूबरकुलोसिस है और वो बार बार स्नीज़ कर रहा है या फिर उसकी हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं है तो चांसेस हैं आपको ट्यूबरकुलोसिस होने के। ये ट्यूबरकुलोसिस छोटे छोटे माइन्यूट एयर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट्स हो जाता है। जैसे इंसान छींकता है तो उसके मुंह से ये ड्रॉपलेट्स निकल जाते हैं और ये हवा में फैल जाते हैं। जो भी इंसान इसके बाद इसे इनहेल करता है उसके शरीर में जाके ये लंग्स में डिपॉजिट यानी रुकना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये एक ऑप्टिमम मात्रा में लंग्स के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं उसके बाद अगर तो आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है यानी आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपके शरीर में ये बैक्टीरिया एक्टिव होके अपनी ग्रोथ को और स्प्रेड को जल्दी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं। ये है मैकेनिज्म या फिर ये पैथोजेनेसिस है ट्यूबरकुलोसिस की आसान भाषा में। इसके बाद जब आपकी बॉडी के अंदर ये स्प्रेड होता है तो आपको बाकी सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं और अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते तो इसके साथ साथ आपके शरीर में और भी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की।
कि ट्यूबरकुलोसिस का क्या डायग्नोसिस है। तो डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डिपेंड करता है कि किस टाइप का ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस के दो टाइप्स हैं, पहला लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि ऐसी चीज़ जो अभी एक्टिव नहीं है लेकिन प्रेजेंट है। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के अंदर हमारे शरीर के अंदर ट्यूबरकुलस का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में होता है। धीरे धीरे जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होनी स्टार्ट होती है या फिर इम्यूनिटी कम होनी शुरू होती है, ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी में सारी जगह स्प्रेड हो जाता है। इस तरीके से ये सेकंड स्टेज में एंटर कर देता है, जिसका नाम है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आपको कोई भी तरीके का सिम्टम्स ना एक्सपीरियंस होगा, ना इससे आपको कोई तकलीफ होगी। लेकिन दूसरी ओर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आपको सारे सिम्टम्स दिखेंगे, साथ ही आपकी डे टू डे की एक्टिविटीज भी इससे प्रॉब्लम में आएगी। तो जैसे कि हमने देखा कि टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस क्या है, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस नहीं किया जा सकता या बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशंस में इसे डायग्नोस किया जा सकता है, बट वो इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। इसका अगर आपको एक्टिवली ट्यूबरकुलोसिस है यानी आपको सिम्टम एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो आप दो तरीके से टेस्टिंग करा सकते हैं, या तो रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग या दूसरा ब्लड टेस्टिंग। इसके अंदर एक स्किन टेस्ट भी होता है जिसका नाम है मॉन्टेक्स टेस्ट। इसके अंदर आपके ब्लड के अंदर एक पर्टिकुलर केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है आपके हाथ के अंदर, और उसके बाद 3 दिन बाद इसके अंदर रिएक्शन देखा जाता है। अगर आपके हाथ में जहां वो इंजेक्शन लगा है वहां पे रेडनेस और स्वेलिंग होती है तो आपका टेस्ट पॉजिटिव रहता है, अगर नहीं तो आप इसका नेगेटिव इंटरफेरेंस लेते हैं। कहने का मतलब आपको ये इन्फेक्शन नहीं है। साथ ही ब्लड एग्जामिनेशन होती है जिसके अंदर ब्लड कल्चर या फिर इम्यून ग्लोबुलिन्स टेस्ट यानी आईजी टेस्ट भी होता है। इसमें आईजी रिएक्शन टेस्ट देखे जाते हैं और अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपको चांसेस हैं ट्यूबरकुलोसिस होने के। इसके बाद अगला डायग्नोसिस बनता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, जिसके अंदर सबसे पहले पेशेंट का चेस्ट एक्सरे लिया जाता है और इसे एग्जामिन किया जाता है। अगर उस चेस्ट एक्सरे में कोई डाउट रहता है तो डॉक्टर या फिर फिजिशियन जो उसका एक्सपर्ट होता है वो उसे फर्दर डायग्नोसिस के लिए चेस्ट सीटी स्कैन के लिए रिकमेंड किया जाता है, जिसके अंदर एबनॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है और इससे हमें पता चलता है कि हमें ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है या नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक टेस्ट की ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जिसके अंदर आता है आपका स्पूटम एग्जामिनेशन, यानी आपका जो सलाइवा और जो आपका साथ में बलगम है उसकी जांच की जाती है। इससे भी पता लगाया जा सकता है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है या नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो लास्ट पार्ट है वो है ट्रीटमेंट इंडिया के अंदर डॉट्स के थ्रू होता है। इसमें एंटीबायोटिक्स की जो डोज है वो चलाई जाती है, जिसके अंदर एक कॉमन मेडिसिन आपने सुनी होगी इथाम्ब्यूटॉल या कॉम्बिब्यूटॉल। उसको आप उस जो डॉट्स की जो मेडिसिन है उसको जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उस डेट से आपको 6 से 9 महीने के कोर्स के लिए रेगुलर आपको लेनी पड़ेगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने 3 महीने या फिर 4 महीने के अंदर इस कोर्स को डिसकंटिन्यू करा या फिर अपनी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी तो जितना भी इन्फेक्शन रुका था वो उसके डबल रेट से वापस आ जाता है। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि 6 से 9 महीने डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन आपको ये दवाइयाँ खानी ज़रूरी है और आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी देखा गया है कि कितना भी सिवियर ट्यूबरकुलोसिस क्यों ना हो, अगर एक पेशेंट या फिर एक सब्जेक्ट अपना ढंग से 6 से 9 महीने तक दवाइयाँ खाता है रोज़, तो उसको ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में।
कि कैसे अगर हमें ट्यूबरकुलोसिस है तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ और सैनिटेशन को मेंटेन रखना है। रेगुलर अपने हाथ धोने हैं रेगुलर टाइमिंग्स पे। साथ में हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ रखना है। मास्क का उपयोग करना है। साथ ही हमें जो अपने क्लोथ्स हैं उसको दूसरों से अलग रखना है और दूसरों जैसे क्राउडेड एरिया उसके अंदर जाने से बचना है, जिससे ये इन्फेक्शन दूसरों को भी ना फैले और आपको भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड रहेगी तो दूसरे इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आसानी से आ सकते हैं बजाय दूसरों के। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन उन लोगों के लिए जिन्हें ट्यूबरकुलोसिस नहीं है और उनके आसपास के एरिया में किसी को है। तो उसके लिए आपको सेम मास्क पहनना है, अपनी हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन रखना है, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, साथ ही मास्क का यूज़ करना और हैंड सैनिटाइजर्स भी अपने साथ कैरी करने हैं अगर आप क्राउडेड एरियाज में जाते हैं तो। इसी के साथ हम अपने वीडियो के लास्ट पार्ट में आ गए कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि किसी को भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है अगर जो लोग किसी के साथ रह रहे हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस है तो उन्हें अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इन बाकी सारी चीज़ों से। साथ ही दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं जो लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ या फिर यूरोप जैसी जगहों पे ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को बहुत देखा गया है, कॉमन है होना। तीसरा रिस्क फैक्टर है अगर आपने BCG की वैक्सीनेशन नहीं कराई है तो आपको बहुत कॉमन है ये होना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपको ये होना बहुत कॉमन है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक्स बताएं जिस पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।